हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी नई कहानी पसंद आएगी। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बेटी, अब तू अपने पापा को माफ़ कर दे। वह अपनी गलती के लिए बहुत प्रायश्चित कर रहे हैं। बस तुमसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहते हैं। चल मेरे साथ। खुशबू की माँ अपनी बेटी से मिन्नतें करी थी। खुशबू ने कहा, नहीं, मैं आपके साथ नहीं आने वाली हूँ। मैं उस आदमी का चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। वे गलती नहीं गुनाह किए हैं और गुनाहों की प्रायश्चित नहीं सजा होती है। खुशबू की माँ ने फिर एक बार कहा, तू सच कह रही है, लेकिन उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिल चुकी है। मत भूल, वो तुम्हारे पिता है जो तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। खुशबू ने कहा, इसी बात का दुख है कि मैं उनकी बेटी हूँ। एक बेटी के लिए उसका बाप उसका आदर्श होता है, उसकी परछाई होती है। लेकिन जब वही परछाई अपनी बेटी के दिल पर गहरी चोट दे जिसे तमाम उम्र नहीं मिटाया जा सके, तो उन्होंने मुझे वो जख्म दिया है जो इन 10 सालों में भी नहीं भर पाया। आपको मालूम भी नहीं है कि मैं किस ट्रामा से गुजरी हूँ। वह तो विनय था जो मेरा हाथ थामा और मुझे उस ट्रामा से बाहर लेकर आया। इसलिए अच्छा है कि आप यहाँ से चले जाइए। मुझे आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना है। जानती हूँ बेटी कि तुम्हें हमसे कोई संबंध नहीं रखना है, इसलिए तो तूने शादी भी कर ली और हमें बताया भी नहीं। अगर मजबूर ना होती तो तेरे पास आती भी नहीं। लेकिन एक माँ नहीं, एक पत्नी आई है तेरे पास जो तुझसे विनती कर रही है। बेटी, मरने वालों का आखिरी इच्छा भगवान भी पूरी करता है, फिर तू नहीं कर सकती क्या? यह आप क्या बोल रही हो? हाँ बेटी, वह तो तुझे देखने के लिए अब तक जिंदा है। वह अपने अंतिम सांस ले रहे हैं ताकि तुझसे माफ़ी मांग सके उन पापों का जिसके लिए आज तक तू उन्हें माफ़ नहीं कर पाई। इसलिए कह रही हूँ, एक बार तू चल मेरे साथ, फिर तू वहाँ रुकना मत, वापस आ जाना। यह सुनकर खुशबू यानी मेरी आंखें भर आई और मैं अपनी माँ के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। विनय भी हमारे साथ चलने के लिए रेडी हो गया। बात उस समय की है जब मैं 15 साल की थी। मेरे पिता बलराम ठाकुर गांव के सबसे बड़े ठाकुर और सरपंच थे, जिन्हें पूरा गांव बड़ा मान और सम्मान देता था। मेरा जन्म उनके घर में हुआ, वो भी कई देवी देवताओं के पूजा पाठ करने के बाद। मेरे पापा ने मुझे परी की तरह रखा। मैं जो भी कहती उसे पूरा किया जाता था। लेकिन मेरे घर में मेरी दादी का ही हुक्म चलता था और मेरी दादी जो भी फैसला करती वही फैसले मेरे पापा को भी करना पड़ता। इसलिए मुझे दादी बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि उनकी वजह से मैंने देखा था कि कई फैसले जो मेरे पापा नहीं भी चाहते उन्हें करना होता था। वहीं गांव की दूसरी तरफ हमारे गांव में जात पात बहुत ऊंचे लेवल पर था। गांव में कोई भी समस्या आती मेरे पापा ही सुलझाते और लोगों को उनकी बात माननी भी पड़ती थी। मेरे पापा ने कभी किसी जात को लेकर भेदभाव नहीं किया। उनके मन में सभी के लिए सम्मान प्रेम था। ऐसा मुझे हमेशा से ही लगा। मैं जब स्कूल जाती तभी वहाँ पर मेरी दोस्ती मुनमुन से हो गई, जो स्कूल के बाहर खजूर बेचा करती थी। वह मुझे फ्री में खजूर खिलाती और मैं उसे थोड़ी पढ़ना लिखना सिखा देती। मुनमुन के पिता मल्लाह थे। उसकी बड़ी दीदी जो दिखने में बहुत सुंदर थी, वह स्कूल के बाहर चाय का स्टॉल लगाती थी। स्कूल के बच्चे अक्सर चाय पीने के बहाने उन्हें घूरने जाते। इसी बीच हमारे गांव के बड़े जात का बेटा विजय को मुनमुन की दीदी चंदा से प्रेम हो गया। जवान खून था और जोश भी हाई थी। दोनों ने कई कस्में खाई, एक दूसरे से वादा किया। गांव में उच्च जाति नीच जाति के बीच में हो रहे भेदभाव को अपने प्रेम से मिटाने का फैसला तक कर लिया। हमेशा लगता था कि उनका प्रेम इस गाँव के भविष्य को बदल देगा। सच ही तो था। उस गाँव का यह पहला प्रेम था जो सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोनों की चोरी चुपके प्रेम का खेल चल रहा था और उनके इस खेल में मैं और मुनमुन खूब साथ देते थे। इसके बदले में हम जो मांगते वो मिल जाता। लेकिन गांव में धीरे धीरे बात फैलने लगी कि एक उच्च जाति के लड़के ने एक नीच जाति की लड़की के साथ संबंध बना रखा है। यह जानकर गांव में खलबली मच गई। अलग अलग मुंह तो अलग अलग बातें होती थी। जब मुनमुन के पिता को अपनी बेटी के प्रेम के बारे में पता चला तो डर से अपनी बेटियों को घर से निकलना ही बंद कर दिए। वह बोले, तेरी क्या मति मारी गई थी? क्या तू नहीं जानती कि बड़े जात के लोग हमें देखना भी नहीं पसंद करते? और कैसे कर बैठी है भूल? वो जान से मार देंगे हमें और पूरे गांव में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब से तुम दोनों घर पर ही रहोगी। जल्दी से कोई लड़का देखकर इसकी शादी कर दीजिए, मुनमुन की माँ ने बोला। इधर विजय भैया के घर में सुनकर घर वाले के मन में आग लग गई थी। उनके पापा ने कहा, तुझे पूरे गाँव में अपनी जाति की लड़की नहीं मिली जो उस नीच जात की लड़की के प्रेम में पड़ गया? पूरा गाँव हम पर थू कर रहा है। नीच जाति की लड़कियों को हम अपने घर का नौकर तक नहीं रखते और तू उसे इस घर का बहू बनाने का सपना देखने लगा।
विजय भैया ने कहा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई पापा, लेकिन यह गांव के लोग अभी तक जात पात में लगे हुए हैं। मैं उच्च जात का हूँ, फिर भी मेरा रंग सांवला है और वो नीच जात की होकर भी उसका रंग गोरा है। यह इस बात को साबित करता है कि भगवान अपने बच्चों में जात पात के नाम पर भेदभाव नहीं करते हैं और प्रेम इन सब से ऊपर है। विजय भैया की बात सुनकर उनके पिता के भौवें तन गई और गुस्से का घुट पीकर रह गए। विजय भैया उनके घर की आखिरी वारिस थे, इसलिए उनके पापा किसी भी कीमत पर अपनी बेटे की गलती को हकीकत में नहीं बदलना चाहते थे। फैसला मेरे पापा को सुनाना था, इसलिए मुझे उन पर भरोसा था कि न्याय विजय भैया और चंदा दीदी के पक्ष में ही होगा। फिर भी मैं अपने पापा के पास जाकर बोली, पापा, मुनमुन मेरी पक्की सहेली है, अब फैसला उनके ही पक्ष में करना। चंदा दीदी बहुत अच्छी है। मेरी दादी भी उस समय वहीं पर बैठी हुई थी। मेरे पापा ने कहा, मेरी बेटी ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में? मैं डर गई थी, लेकिन आज हिम्मत करके आपसे बोलने आ गई। मेरी सहेली और उसके परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। पापा, वे लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, पता नहीं क्यों सभी उनसे नफरत करते हैं। मुझे तो वे लोग बहुत प्यारे लगते हैं। आप मुनमुन से मिलेंगे तो आपको भी उससे प्यार हो जाएगा। प्लीज़ पापा, आप विजय भैया के पापा को समझाइए ना कि वो चंदा दीदी को अपने घर की बहू बना ले। मेरे पापा ने कहा, मेरी बेटी मुझसे कुछ कहे और वो मैं ना करूं, यह कभी हो सकता है क्या? जाओ बेटा, रात हो गई है, तुम सो जाओ। मैं सोने चली गई। मेरी दादी मेरे पापा से बोलती है, देख लो अपनी बेटी को, हम स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए और वहाँ उस नीच जाति के बच्चों के साथ दोस्ती करते चल रही है। किसी को भनक भी लग जाए तो पूरी बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। जो गांव में चल रहा है यह हमारे मान मर्यादा के खिलाफ है। जो हमारे पूर्वजों ने अपनी साख बनाई है, आज की युवा पीढ़ी उसे धूल में मिलाने में लगी हुई है। इसलिए फैसला ऐसा होना चाहिए कि आने वाली युवा पीढ़ी इससे सबक ले कि फिर ऐसी गलती दोहराने की हिम्मत किसी में ना हो। बाकी तुम्हारी अम्मा संभाल लेगी। गांव के सभी उच्च जाति के लोग मेरे पापा से मिलने आए और फैसला इतना भयानक था जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। गांव में हाहाकार मच गई कि मुनमुन के घर में आग लग गई है और सभी लोग जिंदा जल गए। तबाही की वह मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था। वह आग की लपटें मुनमुन और उसके परिवार की चीख को भी निगल गई। गांव में आग कैसे लगी, कब लगी, किसी को भनक तक नहीं हो पाई। विजय भैया दूर खड़े होकर देख रहे थे। मैं उनके पास रोते हुए गई, भैया, मुनमुन मेरी प्यारी दोस्त इस आग में जल गई, कोई बचाने भी नहीं गया। यह बोलकर मैं जोर जोर से रोने लगी, लेकिन उनकी आंखों से एक आंसू तक नहीं निकला। उन्होंने कहा, रो मत खुशबू, जो आग जानबूझकर लगाई गई हो उस पर रोना नहीं चाहिए, बल्कि उन सबको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि वे जिंदगी भर रोते रहें। और मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं अपनी चंदा को तो नहीं बचा सका, लेकिन अपने माँ बाप को ऐसा दर्द दूंगा जिसे वो कभी भूल नहीं सकेंगे। उनकी बातें सुनकर मैं चुप हो गई। आप क्या बोल रहे हो? आग जानबूझकर? लेकिन किसने लगाया और किसके कहने पर? वह बोले, पूरा गांव किसकी बात सुनता है? वो कौन है? वो तुम्हारे पापा ही तो है। यह सुनकर मेरे पैर लड़खड़ा गए। वह चाहते तो हमारे पक्ष में फैसला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी झूठी इज्जत के लिए गांव वालों को ऐसे भड़काया कि गांव वालों ने इन सब का जान तक ले लिया। उन सब का जान लेने वाला सिर्फ और सिर्फ इकलौते तुम्हारे पापा हैं। यह आप कैसे बोल सकते हो? मेरे पापा ने इन सब से ऊपर होकर गांव की भलाई के लिए काम किया है। उन्होंने मुझे कभी जात पात में भेदभाव करना नहीं सिखाया, और आप ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हो? मैं नहीं मान सकती हूँ। मेरे पापा ने सबको एक नज़र से देखा है। उन्होंने कहा, इन सब ने दो मुखौटे पहन रखा है। तुम्हारे पापा दिन के उजालों में कुछ और रात के अंधेरे में कुछ और हो जाते हैं। और विश्वास नहीं है तो अपनी माँ से पूछ लेना। मैं वापस अपने घर आ गई। मेरी आंखों के सामने सारा दृश्य दौड़ पड़ा जिसे मैं दुनिया का बेस्ट पापा कहती थी। उनके एक फैसले ने किसी का पूरा घर उजाड़ दिया था, वो भी सिर्फ अपनी जात और साख को बनाए रखने के लिए। यह जानते हुए भी कि मुनमुन मेरी सहेली थी, उसकी उम्र तो मेरी उम्र से भी कम थी। उनका हाथ भी नहीं कांपा। उन सब को आगे के हवाले करते हुए, ऐसा बाप किसी बेटी के भाग्य में नहीं होना चाहिए। मुझे नफरत है ऐसे पिता से जो मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह तो हो गई उस रात की, लेकिन उस रात ने बहुत कुछ अपने अंदर निगल लिया था। खबर आई कि विजय भैया ने आत्महत्या कर लिया। उनके आत्महत्या ने सभी को एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर गलत फैसले से किसको क्या हासिल हुआ।
कल रात किसी और के घर में लगाई आग आज उनके आंगन में मातम बन गया था। पुलिस जो लोग इन सब में शामिल थे उन सब को अरेस्ट कर लिया, लेकिन मेरे पापा पर आज तक नहीं आ सके। पुलिस को इस बात की पता ही नहीं चल पाई कि आग मेरे पापा ने लगवाई थी, क्योंकि मेरे पापा के खिलाफ कुछ सबूत ही नहीं था सिवाय मेरे बयान का। मैंने अपनी माँ से कहा, आप ये सब देखकर भी खामोश हैं? आपको पापा से नफरत नहीं होती है? वह बोली, नहीं, क्योंकि नफरत भी करने के लिए तुम्हारे पापा से मुझे इजाज़त लेनी पड़ेगी। फिर हम बचपन से ही उच्च जात और नीच जात के बीच हो रहे भेदभाव को देखते आ रहे हैं। यह कोई हमारा पहला गांव नहीं है बेटा जहां यह सब हो रहा है। यह तो हर गांव की बात है। इसलिए हमने अपनी आंखें बंद कर लिया, क्योंकि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर करने भी जाएंगे तो सबसे पहले खुद को ही बर्बाद करना पड़ेगा। दूसरे का घर बर्बाद भले हो जाए माँ, लेकिन अपना घर आबाद रहे, इतना स्वार्थी होना क्या अच्छी बात होती है? उन्होंने कहा, यह उच्च जाति और नीच जाति जो भी हो, हर तरफ से औरत ही बर्बाद होती है। यह सुनकर मैं खामोश हो गई। मेरी दादी को डर था कि कहीं मैं अपने पिता से बगावत कर पुलिस के सामने मुंह न खोल दूं। इसलिए उन्होंने मुझे मेरी मासी के पास भेज दिया जब तक मामला ठंडा न पड़ जाए। वहां से आने के बाद इन 10 सालों में मैंने उस गांव की तरफ मुड़कर नहीं देखा। मेरी माँ ने कई बार मुझे बुलाया, लेकिन मैं वापस नहीं गई, यहाँ तक कि मेरी दादी के देहांत होने पर भी। फिर मेरी मुलाकात विनय से हुई और हमने शादी कर लिया, लेकिन मैंने अपनी शादी की ना खबर अपने घर को दिया और ना ही उन्हें शादी में बुलाया। मेरे पापा को ये सारी बातें पता चलती रहती थी। उन्हें बहुत दुख पहुंचता था, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। वह सब कुछ बर्दाश्त कर लेते, लेकिन मेरी नफरत उनसे कभी बर्दाश्त नहीं होती। उन्होंने अपनी इमेज मेरी आंखों में बेस्ट पापा की बनाई थी, जो इमेज उन्होंने खुद ही मिटा दी है। वह मेरे पिता हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि वो सिर्फ अपनी ही बेटी का भला चाहे और दूसरे की बेटी बहनों का घर उजाड़ते रहे, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करे तो उनकी सारी गुनाह उनकी बेटी माफ़ कर देगी। यह सोचना उनके लिए भारी पड़ गया था। वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि जिस बेटी को वह कलेजे से लगा कर रखे थे, वह बेटी उनसे इतनी नफरत करेगी कि उनका चेहरा तक देखना नहीं पसंद करेगी। उन्हें माफ़ कर दूंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे लोग समाज पर दाग है जिन्हें मिटाया जाता है, माफ़ नहीं किया जाता है। मैं अपने गांव सोचते सोचते पहुंच गई। गांव इन 10 सालों में बहुत बदल गया था। आज की पीढ़ी ने अपने गांव से सारे भेदभाव मिटा रहे थे। गांव में शांति और सुकून था। अपने घर जाने से पहले मैं उस जगह पर गई जहां मुनमुन रहती थी। उस हादसा को सोचकर मेरा दिल दहल जाता है। मेरी आंखें बचपन को याद करके बार बार भर जाती थी। इस गांव की गलियां, चौराहे जो मुझे मेरे बचपन में ले जाती थी, देखा कि उस स्थान पर फूलों का बाग लगा हुआ है। मुनमुन के चेहरे की तरह उस बाग का फूल भी मुस्कुरा रहे हैं। पता चला कि बाग मेरे पापा ने बनवाया है। उधर से लौटकर देखा विजय भैया का घर, जो आज भी सूना पड़ा हुआ है, जो अपने जवान बेटे की मौत को भूल ही नहीं पाए। एक गलत फैसले ने कैसे सबकी जिंदगी तबाह कर दिया। गांव के लोगों से मालूम चला कि मेरे जाने के बाद मेरे पापा बिल्कुल टूट चुके थे। उन्हें एहसास हो गया था कि उनसे बहुत बड़ा पाप हो गया है और आज तक अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। मैं अपने घर के अंदर गई और सीधे पापा के कमरे में। मैंने जो हालत देखा, मेरा मन की सारी नफरत आंसुओं के साथ बहती चली गई। वह पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गए थे। मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। उनकी आंखें मुझे देखकर भर गई थी। बार बार मुझसे माफ़ी मांग रही थी। मैंने कहा, पापा यह सब क्या हो गया है आपके साथ? मेरी माँ आकर बोली, तेरे जाने के बाद यह दिन भर तेरे ही ख्यालों में डूबे रहते थे। बार बार इन्हें एहसास होता था कि मुनमुन और उसके परिवार इनसे सवाल कर रहे हैं कि किस गलती को उन्हें सज़ा दी गई थी। रात में भी डर से उठ जाते थे। अपराध बोध इतना बढ़ गया था कि सभी से बात करना तक बंद कर दिए। वह टूट गए थे। इनका पाप इनको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। ना चैन से सो पाते और ना ही बैठ पाते थे। हमेशा मुझसे कहते थे कि उस हादसे की चीख बार बार उनके कानों में सुनाई देती है। मुझे मेरी ही बेटी का चेहरा उस आग की लपटों में दिखाई देती है। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है। मैं जीना नहीं चाहता हूँ। एक दिन अचानक से गिर गए, तब से यह बिस्तर पर है। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपको सज़ा नहीं, मैंने खुद को भी सज़ा दिया था। एक बेटी ने एक बाप को माफ़ कर दिया है। मैं आपको छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगी। गलती तो मुझसे भी हुई है कि एक बाप से उसकी बेटी को दूर कर दिया। मुझे भी माफ़ कर दीजिए। आपने जो गुनाह किया है उसकी प्रायश्चित आपने बहुत कर लिए। अब तक तो आपको भगवान भी माफ़ कर दिए होंगे। फिर मैं क्या चीज़ हूँ पापा?
मेरे पापा ने मुझे देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। शायद वह मुझे ही देखने के लिए अब तक जिंदा थे। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।